गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रोशनी, भरत, गुड इवनिंग बेटा, सेजल। चलिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। थोड़ा सा कुछ फास्ट अगर नहीं पढ़ा जाएगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, टाइम भी हम लोगों के पास कम है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ानी है तो कुछ स्पीड बढ़ाते हैं। हाँ, एक आप लोगों से यही कहेंगे कि कल जो पढ़ाया गया था केवल उसका पीडीएफ आप लोग क्लियर कर लो, आपको एग्जामिनेशंस में उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए आज हमारा टॉपिक होगा सॉलिड स्टेट। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। गोल्डी, अतिशीतित द्रव क्यों होता है? ठीक है बेटा, अभी हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज वही हमारा टॉपिक है। चलिए तो हमारा टॉपिक आपका होगा ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। थोड़ा सा हम लोग बेटा स्पीड बढ़ाएंगे अब। ठीक है, थोड़ा कुछ स्पीड बढ़ा के फास्ट इसको कंप्लीट किया जाए। देखो बेटा, ठोस, द्रव और गैस के बारे में आपको पता होगा। ठोस, द्रव और गैस के बारे में, ठीक है, कि ठोस के जो पार्टिकल, जो कण होते हैं जिससे ठोस बना होता है, उन कणों के बीच डिस्टेंस जो है वो बहुत कम होता है। ठीक है, द्रव के अणुओं के बीच डिस्टेंस कुछ ज्यादा होता है और गैस के अणुओं के बीच डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। यही फर्क डालता है उनके आकार और उनका जो पार्टिकल से जो अरेंजमेंट होता है। इसी बेसिस पर जो ठोस, द्रव और गैस का जो नेचर होता है, उनके पार्टिकल की जो साइज होती है वो सब डिपेंड करती है। ठीक है, अरे बेटा सेजल, जितना हुआ था उतना ही तैयार कर लो। अगर हम लोग टाइम देखो, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, अभी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों को पढ़ना है। चलो तो ठोस अवस्था में अब ध्यान से समझो कि हमारे पास दो टाइप के ठोस होते हैं बेटा। ठीक है, दो टाइप के ठोस होते हैं। एक जो ठोस होता है उसको कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस, और एक जो होता है उसको कहा जाता है अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। देखते हैं इसके बारे में। देखो, ये जो क्रिस्टलीय ठोस है और अक्रिस्टलीय ठोस, हम लोग दो एग्जाम्पल लेते हैं जिससे इन चीजों को क्लियर करते हैं। जैसे आप सब लोग मार्बल तो देखे होंगे ना, मार्बल जो संगमरमर आप लोग यूज करते होंगे। ठीक है, तो एक सेजल, अरे बेटा ठीक है, वो उसका पूरा क्वेश्चन हम 24 क्वेश्चन हुआ होगा, वो आपके लिए सफिशियंट है। और उसके पहले भी जो ज्यामिति समझौता और वो आयनन वगैरह था, उसका भी हम कई ऑप्शनल क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो वो सब आप लोग लेके पूरा कंप्लीट कर लो। देखो बेटा, तो एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। ठीक है, जैसे संगमरमर आप लोग देखे होंगे, मार्बल्स यूज करते होंगे। ठीक है, और एक चाक, चाक जो बोर्ड पे चाक जिसे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो थोड़ा साइड से देखो हमारे पास एक है संगमरमर और दूसरा है चॉक। जिस चॉक से हम लोग लिखते हैं बेटा बोर्ड वगैरह पे। ठीक है, अब देखो इन दोनों का फार्मूला होता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। CaCO3। ठीक है, देखो देखो बेटा, चाक का भी फार्मूला CaCO3 होगा और मार्बल संगमरमर का भी फार्मूला CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। बताओ, जब दोनों का फार्मूला एक ही है
तो जो काम संगमरमर करेगा वो काम चाक करेगा? नहीं करेगा। दोनों के बिहेवियर में, नेचर में, स्ट्रक्चर में, सब में क्या पाया जाएगा बेटा? डिफरेंसेस पाए जाएंगे, फर्क पाया जाएगा। दोनों ठोस ही हैं, लेकिन एक जो होगा आप देखेंगे कि संगमरमर जो होगा वो कैसा होता है बेटा? कठोर होता है। और चाक जो होगा वो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, यानी मुलायम होगा। ठीक है दोनों ठोस ही, लेकिन ये कैसा होगा? ज्यादा कठोर होगा, और ये कैसा होगा? मुलायम होगा। तो बस यही जो ठोस हमारे हैं, तो ठोस जो दो प्रकार है, जो कठोर वाला भाग निकला इसी को कहा जाता है क्रिस्टलीय। क्या कहा जाएगा? क्रिस्टलीय ठोस। और ये जो इसी को कहा जाता है एमार्फस, मतलब अक्रिस्टलीय ठोस। देखो ये क्रिस्टलीय ठोस है और ये कैसा ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस। दोनों ठोस ही हैं। देवानंद अभी अभी क्लास स्टार्ट हुआ है बेटा, ठीक है? तो हमें ठोस के बारे में क्लासिफिकेशन पढ़ना था। कितने टाइप के हो गए बेटा? दो। एक हो गया क्रिस्टली और एक हो गया अक्रिस्टली। तो थोड़ा सा हम नेचर से पता, कभी कभी ऑप्शन में बेटा आपको ऑप्शन में छांटने के लिए दे देता है कि बताइए इसमें कौन सा क्रिस्टलीय ठोस होगा और कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस होगा। ठीक है? हाँ बेटा, संगमरमर जो है वो बहुत ज्यादा कठोर है, वो क्रिस्टलीय ठोस होता है। और जो चाक होता है ना, जिससे बोर्ड वगैरह पे लिखा जाता है, वह अक्रिस्टलीय ठोस है, इसको एमार्फस कहा जाता है। ठीक है? और दोनों का देखो फार्मूला एक ही है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब थोड़ा सा जैसे हम अभी आपको लिख के दे दिए, कह दिए बताओ बेटा NaCl कैसा ठोस है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ऑप्शन में। तो एक बात आपको बता दें, जो लोग धातु जानते हैं ना, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, ये सब क्या है? धातु है बेटा। ठीक है? तो अगर किसी कंपाउंड में आपको धातु दिख गया, यानी साल्ट है, धातु दिख गया बेटा, तो हमेशा कौन सा ठोस होगा? कठोर, यानी क्रिस्टलीय ठोस होगा। तो जैसे NaCl पूछ दिया कैसा ठोस है, तो आप क्या बताओगे? Na हमारा धातु है, कैसा ठोस होगा बेटा? क्रिस्टलीय ठोस होगा। बहुत सिंपल सा तरीका है पता करने का। तो अब देखिए तो यहां से हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना था। ठोस अवस्था दो टाइप के हो गए, क्रिस्टली हो गया, अक्रिस्टली हो गया। हम लोगों ने एग्जाम्पल से समझ लिया कि एक बात और बताएंगे, क्रिस्टलीय ठोस जो सत्य ठोस होते हैं वो कौन से होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस को ही रियल ठोस कहा जाता है, अक्रिस्टलीय ठोस को ही अतिसितित द्रव कहा जाता है। किसी का ये क्वेश्चन था, अभी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्यों इनको अतिसितित द्रव कहा जाता है, यानी सुपर कूल लिक्विड बेटा कहा जाता है अक्रिस्टलीय ठोस को। तो देखो इसका रीजन क्या है, ये जो दोनों में फर्क आ रहा है बेटा, दोनों ठोस है लेकिन दोनों में जो फर्क आ रहा है, उस फर्क का जो मेन फैक्टर है, वो मेन फैक्टर क्या है हम अभी देख लेते हैं। वो मेन फैक्टर है इनके पार्टिकल, जो कण होते हैं उनका अरेंजमेंट। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके पार्टिकल एक रेगुलर व्यवस्था में, एक बहुत ही अच्छे तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है बेटा। देखो कुछ इस टाइप से, देखो एक रेगुलर अरेंजमेंट पाया जाता है किसमें बेटा? क्रिस्टलीय ठोस में। देखो इस टाइप का अरेंजमेंट होगा पार्टिकल का, बहुत अच्छे तरीके से। पहला पार्टिकल जैसे ये A हो गया तो ये B, A हो गया ये B, ये A हो गया B, कुछ इस टाइप से एक रेगुलर पैटर्न में वो व्यवस्थित होते हैं। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं बेटा, इनमें पार्टिकल का व्यवस्था अरेंजमेंट एक जैसा नहीं होता। ये हमारा अगर A हो गया तो हो सकता है यहाँ पर भी A हो सकता है यहाँ B हो, या यहाँ A हो यहाँ B हो। मतलब ये व्यवस्था कोई फिक्स नहीं होती। समझ में आ रहा दोनों में फर्क? तो दोनों ये जो पार्टिकल का जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, इसी वजह से दोनों के नेचर में क्या आता है? फर्क आता है। और इसी वजह से दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है, गुण जो होता है, उन दोनों में क्या आता है? फर्क आता है।
तो मेन फैक्टर समझ में आया, जो मेन रीजन है तो दोनों ठोस, लेकिन ये क्यों कठोर है और ये क्यों सॉफ्ट है। ठीक है, तो मेन फैक्टर क्या है, इनके जो जिन कणों से मिलके ये बने हैं उन कणों का व्यवस्था, उन कणों का अरेंजमेंट, ये मेन फैक्टर है दोनों में। ठीक है चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा जल्दी से इसको, इसमें कह क्या रहा है। देखिए क्रिस्टलीय ठोस में देखो इनकी निश्चित तथा नियमित ज्यामिति होती है। इस पॉइंट को आप क्लियर करो, क्या कह रहा है इसका बेटा, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका एक फिक्स क्या होगा, निश्चित ज्यामिति होगा, आकार जो है वो क्या होता है, फिक्स होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके कण आयन अथवा अणु नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। अभी आपको समझा रहे थे कि इनका निश्चित और नियमित ज्यामिति होती है, आकार क्या होगा, फिक्स होगा। रीजन इसका क्या है, तो देखो अणु नियमित रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, अरेंजमेंट एक रेगुलर पैटर्न में होता है। ठीक है अच्छा अक्रिस्टलीय में देखते हैं, इनकी ज्यामिति अणुओं तथा आयनों की अनिश्चित व्यवस्था के कारण निश्चित नहीं होती तो ये सब विकल्प में पूछे जाएंगे बेटा क्वेश्चन। इनकी आकृति और ज्यामिति निश्चित होगी और इनकी निश्चित नहीं होगी, दोनों में फर्क क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो कणों का व्यवस्था है यहाँ रेगुलर पैटर्न में है और यही पैटर्न यहाँ रेगुलर नहीं होगा, तो कणों की व्यवस्था की वजह से ही यहाँ ज्यामिति निश्चित नहीं होगी और यहाँ निश्चित होती है। चलो पहला पॉइंट हो गया, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं बेटा। देखो देखो ये क्वेश्चन बेटा, इसको एमआई पे क्लियर कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये और ये वाला पार्ट, ये दोनों बहुत ज्यादा ऑप्शन में मिलेंगे आपको। ठीक है, कौन कौन से, इसका जो सेकेंड और थर्ड है। ठीक है, क्या है इसका मतलब, ये सब हम लोग अभी क्लियर करेंगे। कह रहा है इनका गलनांक अस्पष्ट होती है तथा यह तुरंत द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि इनका जो गलनांक होता है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो मेल्टिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं बेटा, मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक क्या होता है, शार्प होता है, इसी को बोला जाता है शार्प। शार्प का मतलब होता है अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट का मतलब ये होता है बेटा, जैसे अगर आप क्रिस्टलीय सॉलिड ले लोगे और उसका मेल्टिंग पॉइंट जैसे सपोज दैट 2 डिग्री सेंटीग्रेड उसकी मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो अब जैसे टेम्परेचर आप 2 डिग्री दिए, तो अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ तो थोड़ा सा टेम्परेचर जैसे ही 2 से 3 डिग्री या 4 डिग्री जैसे ही आप थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज किए तो वो टोटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से बोला जाता है कि इसका गलनांक क्या होता है, अस्पष्ट होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो यानी यहां जो रेंज होता है ना वो बहुत वाइड नहीं होता, 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क होगा और वो इजिली क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहां देखो बेटा, अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक अस्पष्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये विकल्प के लिए तैयार रहना। ठीक है, यहां क्या होगा, गलनांक इसका फिक्स होगा रेंज, और यहां फिक्स नहीं होता। जैसे अगर इसको आप हीट करोगे ना तो टेम्परेचर कोई फिक्स नहीं होगा, 2 डिग्री से हो सकता है वो मेल्ट होते होते लिक्विड में कन्वर्ट होते होते 8 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाए। यहां रेंज फिक्स नहीं हो पाता, लेकिन यहां क्या है, रेंज फिक्स होता है। तो बस इतना याद रखो कि गलनांक यहां पे स्पष्ट होगा और यहां स्पष्ट नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट देखो, क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं, इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में अलग अलग होते हैं। और ये कैसे होते हैं, समदैशिक होते हैं। ठीक है, नेत्रिका सॉलिड स्टेट पढ़ा रहे हैं बेटा, ठोस अवस्था।
अब देखो इस पॉइंट का क्या मतलब है, विषमदैशिक और समदैशिक का क्या मतलब है, तो यहां से समझ लो इसको। देखो अगर हम क्रिस्टलीय ठोस लेते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, और एक साइड लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, देखो बेटा क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, विषमदैशिक, 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 और देखो ये कैसे होते हैं, समदैशिक। इसका क्या मतलब है, देखो विषम दैशिक, समदैशिक, सम का मतलब समान डायरेक्शन, विषमदैशिक का मतलब डायरेक्शन समान न हो। इसका कहने का मतलब क्या है, तो देखो क्रिस्टलीय ठोस होंगे तो इनके पार्टिकल का अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होगा, ए होगा बी होगा, ए होगा बी होगा, फिर क्या आ गया, जैसे ए आ गया, यहां पे क्या हुआ, बी हुआ, ए बी, ए बी, यहां आ गया ए बी बी, और क्या आ गया ए। देखो हाँ बेटा गोल्डी कराएंगे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे बेटा, थोड़ा सा थियरी पे बस कमांड रखो, ठीक है। आपका मेल्टिंग पॉइंट से एक ऑप्शन में मिल जाएगा, एक इस पे भी मिलता है, समदैशिक और विषमदैशिक पे भी मिलता है, तो यहीं से नोट करते चलो आप लोग। देखो अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं बेटा, ए होगा तो हो सकता है यहां भी ए हो, यहां बी हो, फिर ए हो, मतलब फिर यहां बी हो, ए हो, यहां कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है, कि यहां होगा क्या, ठीक है, यहां फिक्स नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हेमंत शर्मा, हाँ बेटा न्यू चैप्टर है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। अब देखो विषमदैशिक और समदैशिक का क्या मतलब है, तो थोड़ा सा आप केयर करो, हम इंक चेंज कर ले रहे हैं। देखो अगर किसी एक डायरेक्शन में जाओ, चलो हम मान लो ये डायरेक्शन पकड़ रहे हैं, तो देखो इस डायरेक्शन में आपको क्या मिल रहा है बेटा, बी ही मिल रहा है। अगर तुम इस डायरेक्शन में चलो, यहां से चलो, तो आपको क्या मिल रहा है, ए ही मिल रहा है। अगर इस डायरेक्शन में चलोगे तो पहले ए मिलेगा, फिर बी मिलेगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए। तो मतलब कहने का है कि जैसे जैसे हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एक जैसे मिल रहे हैं, गुण एक जैसा हुआ, इस डायरेक्शन में गुण एक जैसा, यानी दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो तो यही कहने का मतलब है, डायरेक्शन आप चेंज किए तो इसके गुण क्या हो गया, बदल गया, ए आ रहा था बी, ए आया बी, ए आया बी, इस टाइप से इस डायरेक्शन में आए तो जैसे बी है तो यहाँ क्या है, ए, देखो ए ही मिला, यहाँ पे क्या मिलेगा, इधर से आओगे बी बी ही मिलेगा, फिर आओगे ए मिलेगा, फिर आओगे बी बी मिलेगा। जैसे डायरेक्शन चेंज करोगे तो गुण क्या होगा, चेंज होने लगेगा, ठीक है। तो इसी से इसको बोला जाता है विषमदैशिक। तो याद रखना जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं, विषमदैशिक। बेटा इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये कैसे होते हैं, अक्रिस्टलीय, समदैशिक। समदैशिक का मतलब देखो अब इधर जा रहा है तो कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कब कौन आ जाएगा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। इधर से आप चलो तो ए आ सकता है, यहां बी भी हो सकता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, समदैशिक। अमन कुमार, अरे बेटा वो कंप्लीट हो गया है, आप लोगों को कल से ही समझाया जा रहा है कि जितना आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम दिए हैं उस क्वेश्चन को ही बस कंप्लीट कर लो, उससे आपको एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसको आप केवल जितना पढ़ा है, आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हम लोगों ने आपको प्रोवाइड कराया है। अब देखो तो पहला तो हमारा यही था बेटा, देखो गलनांक हो गया, ये विषमदैशिक है,
और ये कैसे होते हैं, समदैशिक होते हैं। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है एक वास्तविक ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो है इन्हीं को क्या कहा जाता है, रियल सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस को हम क्या बोलते हैं बेटा, रियल सॉलिड, यानी वास्तविक ठोस कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस को। नेटवर्क इशू होगा बेटा, नेत्रिका। चलो, और ये देखो, ये उच्च श्यानता वाले अतिशीतित द्रव होते हैं। ठीक है, जो एमार्फस होते हैं यानी अक्रिस्टलीय होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, अतिशीतित द्रव बोला जाता है। क्यों अतिशीतित द्रव बोला जाता है, देखो बेटा, जैसे खिड़की के कांच लंबे समय के पश्चात नीचे से मोटे होते जाते हैं क्योंकि कांच में बहने की प्रवृत्ति होती है। जैसे आप लोग विंडो देखे होंगे तो विंडो में जो कांच अगर लगा होता है तो अगर कई सालों के बाद देखेंगे, जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो देखो ऊपर से वो नीचे की तरफ क्या होता जाएगा, मोटा होता जाएगा और ऊपर पतला होता जाएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि उसमें बहने का गुण पाया जाता है। इसी वजह से इसको अतिशीतित द्रव कहते हैं और सत्य ठोस नहीं कहते, क्योंकि अगर ठोस सत्य होता तो आकार उसका वही बना रहता। ठीक है, तो ये कुछ फर्क रहे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में। चलो आगे अब देखते हैं। बाकी आप लोगों का यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस वगैरह ये सब लिखे गए हैं, पीडीएफ मिलेगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, जो मेन टॉपिक है जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा आने वाले क्वेश्चन है, हम लोग उन्हीं पे डिस्कस करेंगे। देखो बेटा आगे है, ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अब हम लोग ठीक है सिर्फ बात करने वाले हैं किसके बारे में, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। ठीक है, अब एमआर, अब देखो, अब गोल्डी, देखो बेटा अतिशीतित का मतलब क्या होता है, जैसे जब जिन कणों से मिलके वो बना है तो जब उनके बीच अगर डिफरेंसेस आने लगेंगे, अरेंजमेंट सही नहीं होगा तो क्या करेंगे, उनमें मूवमेंट ज्यादा स्टार्ट होगा। तो मूवमेंट स्टार्ट है तभी तो वो आ रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी एमार्फस होंगे, हाँ बेटा अंशु सही है आपका। चलो आगे देखते हैं। देखो ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से अब हम लोग इसके टाइप पढ़ लेते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं बेटा। ठीक है, वो जो उनके बीच जो पार्टिकल यहां पे बना हुआ है, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जो बांड आकर्षण बल लग रहा है, उस बेसिस पे ये चार टाइप के होते हैं बेटा। एक होता है आयनिक ठोस, अगर दिख नहीं रहा है तो हम यहां लिख भी दे रहे हैं। एक होता है हमारा आयनिक ठोस, दिखाई दे रहा है बेटा। चलो देखो, चलिए, एक होता है आयनिक, दूसरा होता है बेटा सहसंयोजी, तीसरा होता है आणविक और चौथा होता है बेटा धात्विक। साफ नहीं दिख रहा है, चलो हम यहां से बता देते हैं, अलग से समझा देते हैं बेटा इसको। लो यहां से समझा दे रहे हैं। देखो ये जो होते हैं, एक होता है आपका आयनिक, आयनिक हो गया पहला। दूसरा होगा सह संयोजी, तीसरा होता है बेटा
धात्विक, और चौथा जो होता है उसको आणविक बोला जाता है। देखो ये 4 प्रकार के होते हैं बेटा, अभी भी नहीं दिख रहा है? देखो बेटा ये 4 टाइप के हैं। एक है आयनिक ठोस, दूसरा है सहसंयोजी ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस, और चौथा है आणविक ठोस। आगे आने के बाद बेटा आणविक ठोस 2 प्रकार के हो जाएंगे। आदित्य गिरी चलो देखो, आयनिक ठोस, अच्छा क्लीन नहीं दिख रहा है? अच्छा चलो आप बताओ, यहां दिख रहा है अब आयनिक, दूसरा सहसंयोजी, तीसरा है धात्विक, और चौथा है आणविक। आप कमेंट करके बताओ बेटा, क्या अब ये दिखाई दे रहा है सबको? देखो बेटा इसमें से कभी कभी ऑप्शन में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? देखो आयनिक, तो ये तो सबसे आपको लिए आसान होगा कि जो ठोस किससे मिलके बना होगा बेटा, आयन से बना होगा, उस ठोस को हम क्या बोलेंगे? आयनिक, ठीक है? आयनिक जैसे आप बताओ NaCl, NaCl हमारा कैसा सॉलिड होगा? आयनिक होगा, सिंपल सा है, ठीक है? क्यों आयनिक है बेटा? आयन से मिलके बना है। आयन, अरे इसी से आपको समझा रहे थे ना, तो अगर आप धातु देख लो, किसी भी कंपाउंड में अगर धातु दिख गया तो ठोस ही होगा ना, ठीक है? तो देखो आयन देगा, ये आयन, ये आयन, आयनिक सॉलिड। अब सहसंयोजी, देखो सहसंयोजी सॉलिड कौन से बेटा? सहसंयोजी को नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है, नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल जैसे आपके पास डायमंड वगैरह है ना, डायमंड हो गया, जो ग्रेफाइट वगैरह है, वो कैसे सॉलिड है? सहसंयोजी है। क्यों है? क्योंकि देखो जब आप डायमंड वगैरह का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेंगे तो कुछ ही टाइप से देखो बेटा उसके स्ट्रक्चर बनते हैं। ये चारों तरफ क्या लगे रहेंगे? कार्बन ही लगे रहेंगे, ठीक है? और देखो फिर यहां से इसी तरीके से ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये इसी तरीके से सब एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं, ठीक है? ये कार्बन ये बहुत लंबे लंबे क्या करते हैं? चैन बनाते जाते हैं बेटा, ठीक है? तो आप बताओ इसको सहसंयोजी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इस कार्बन और इस कार्बन, दोनों कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड लगा है? सहसंयोजी बॉन्ड लगा है, ठीक है? तो ये सॉलिड कैसे होंगे बेटा? सहसंयोजी सॉलिड होंगे, ठीक है? इसके बाद देखो, जैसे देखो आपके सामने यहां एग्जांपल है बेटा, जैसे आयनिक सॉलिड, इसको हम थोड़ा सा इरेज करके समझा दे रहे हैं। देखो चलो बेटा देखो, जैसे आयनिक सॉलिड में आपके पास एग्जांपल होंगे NaCl, बहुत सारे एग्जांपल हैं, रुक जाओ। देखो आयनिक में, आयनिक में आपका NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, ठीक है? बहुत सारे एग्जांपल होंगे बेटा, KCl हो गया, ये सब कैसे ठोस होंगे, ठीक है? अभी दे रहे हैं एग्जांपल, ठीक है?
जिसमें आयन हो तो वो आयनिक सॉलिड होगा बेटा। दूसरा आपका जो सॉलिड है संयोजी सॉलिड, तो संयोजी सॉलिड में आपका हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, क्वार्ट्ज यानी SiC, ये कोरंडम, सिलिका, SiO2, देखो बेटा आपका कार्बन हो गया, कार्बन के कई अपर रूप होते हैं बेटा, ठीक है। हाँ अंशु, सहसंयोजी सॉलिड को हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं बेटा, इसलिए नेटवर्क सॉलिड कहते हैं क्योंकि जैसे कार्बन का एक नेचर होता है ना कि वो बहुत लंबा लंबा चैन बनाने की उसकी प्रवृत्ति पाए होती है बेटा, इसी तरीके से कार्बन बहुत लंबा लंबा चैन बनाता जाता है, ठीक है। अभी ये चैन आगे इसी तरह बढ़ता जाता है तो एक नेटवर्क की तरह बना लेता है, इसीलिए इसको नेटवर्क सॉलिड कहा जाता है। नेहा कुमारी, देखो बेटा आयनिक पहचान करने का सबसे आसान सा तरीका है, आप धातु पहले आपको आना चाहिए। अगर किसी कंपाउंड में धातु दिख गया, अब धातु क्या होगा तो याद कर लो, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, ये सब धातु हैं। अगर ये दिख गए बेटा तो तुरंत वहां आयन बनेगा ही, और वो सॉलिड कैसा होगा, आयनिक होगा, काम खत्म हो गया। चलो तो यहां से एग्जांपल आपके पास क्या हो गया बेटा, हीरा हो गया, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज हो गया, क्वार्ट्ज SiO2, हीरा जिसको आप कार्बन का ही अपर रूप है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इसको भी हम कार्बन का अपर रूप ही कहते हैं, ठीक है। तो हीरा, ग्रेफाइट, SiO2, देवानंद K2SO4, तो K क्या है? अरे साल्ट है ना, तो उसमें पोटेशियम कैसा है, धातु है ना, तो धातु अगर तुम्हें कहीं दिखेगा, ठीक है, K2SO4, CuSO4 इंटू 5H2O, ये सभी क्या है बेटा, आयनिक सॉलिड होंगे। आप बताओ अगर ले रहे हो K2SO4 को तो आपको एक तो आसान तरीका बताए, K धातु है, धातु दिख गया तो वहां आयन जरूर आएगा, मतलब वो आयनिक सॉलिड में। और धातु दिख रहा है और सहसंयोजी बांड बनाता हुआ जा रहा है तो वहां क्या होगा, आयनिक सॉलिड हो, वहां कौन सा सॉलिड होगा, सहसंयोजी सॉलिड, सहसंयोजी ठोस। इसमें एग्जाम्पल आपका हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, SiO2, सिलिका यानी जो रेत बालू जो होता है, ठीक है। हाँ बेटा, सिलिका सॉलिड नहीं है, सिलिका, रंजना सिलिका जा मालूम है क्या होता है बेटा, सिलिका जो बालू जो रेत होता है वही सिलिका होता है। नंदिनी, अरे धात्विक, धातु बेटा आप मेंडलीव का पीरियाडिक टेबल देख लो, उसमें धातु अधातु सब मिल जाएंगे। चलो इसके बाद कुछ एग्जाम्पल सहसंयोजी का हो ही गया। अब हम देखते हैं आणविक ठोस। देखो बेटा आणविक ठोस क्या होते हैं, देखो आणविक, तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, आणविक ठोस, देखो आणविक ठोस दो प्रकार के होंगे बेटा, यहां बच्चों को प्रॉब्लम होती है, देखिए आणविक ठोस जो होगा बेटा, एक होता है हाइड्रोजन बंधित और एक होता है वांडर वाल्स आबंधित। अब ये दोनों क्या है, ठीक है,
देखो बेटा, हाइड्रोजन बांडित और वांडरवाल्स आबंधित ठोस। अब थोड़ा सा समझ लेना, आप लोगों को पता होगा ना किसमें हाइड्रोजन बांड पाया जाता है और किसमें वांडरवाल्स बांड पाया जाता है, बंध पाया जाता है। ये पिछले कक्षा में सब आप लोग पढ़े हो। देखो, जो आबंध होता है, जल्दी से 1 मिनट में बता दे रहे हैं, जो आबंध होता है यानी जो जिस आकर्षण बल से यौगिक बनता है, वो आबंध बेटा 2 टाइप का होता है। बस 2 मिनट शांति से सुन लो। 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा प्राइमरी आबंध यानी प्राथमिक प्राइमरी आबंध। एक होता है बेटा सेकेंडरी यानी द्वितीयक आबंध। कितने टाइप के बांड होते हैं बेटा? सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक प्राइमरी आबंध और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी आबंध जो है वो 4 टाइप के होते हैं बेटा। एक होता है आयनिक, एक होता है सहसंयोजी, एक होता है उप सहसंयोजी और एक होता है बेटा धात्विक। ध्यान से समझो ठीक है। जो प्राइमरी बांड होता है वो आयनिक, सहसंयोजी, उप सहसंयोजी और धात्विक। और जो सेकेंडरी बांड होता है बेटा ये 2 टाइप का होता है। एक होता है हाइड्रोजन बांड और एक होता है वांडरवाल्स। समझ में आ रहा है हम क्या लिखे हैं? ये सब प्राइमरी है। हाइड्रोजन बांड और वांडरवाल्स ये जो है कैसे बांड होते हैं बेटा? सेकेंडरी बांड होते हैं। देखो, सेकेंडरी बांड तभी फॉर्म होगा, सेकेंडरी बांड, ये बांड जो लगेंगे बेटा ये हमेशा किसके बीच लगते हैं? किसके बीच लगेंगे? तत्वों के बीच में, यानी तत्वों के मध्य। जैसे मान लो हमारा एक तत्व है Na, दूसरा तत्व है Cl। जब 2 तत्व है तो इनके बीच में जो बांड लगेगा वो प्राइमरी होगा। हम बता रहे हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, वो प्राइमरी बांड आयनिक भी हो सकता है, सहसंयोजी, उप सहसंयोजी, धात्विक, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, दूसरा ये सेकेंडरी बांध जो लगता है, जो बंध लगता है बेटा, ये अणुओं के बीच लगता है। किसके बीच लगेगा? अणुओं के बीच। जैसे मान लो हमारे पास H2O है, तो देखो H भी तत्व है, O भी तत्व है, तो इसके बीच कौन सा बांड लगेगा? ये आयनिक ये सहसंयोजी है, मतलब ये प्राइमरी बांड है। लेकिन बताओ अगर 2 H2O हमारे पास रहे, ये भी H2O ये भी H2O, तो जब दोनों H2O के बीच जो बांड लग जाएगा, यानी ये जो 2 अणु के बीच जो बांड लगेगा वो होता है सेकेंडरी बांड। हाँ ठीक है, सेकेंडरी बांड बेटा यही लगता है। अब सेकेंडरी में हाइड्रोजन बांड है, तो हाइड्रोजन बांड कहां लगेगा? तो जब हाइड्रोजन किसके साथ? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ अगर रहेगा तो हाइड्रोजन बांड लगेगा मॉलिक्यूल अणु के बीच में। नहीं रहेगा तो वांडरवाल्स लगेगा। हाइड्रोजन ज्यादा शक्तिशाली होता है और वांडरवाल्स क्या होता है? कमजोर होता है। और वांडरवाल्स में भी बहुत सारे होते हैं, लंदन फोर्स वगैरह भी बहुत सारे होते हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा नहीं डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आणविक में जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया बर्फ हो गया, ठीक है, आइस। तो बर्फ के बीच कौन सा आबंध होगा बेटा? आणविक आबंध होगा, ठीक है। रोशनी प्रजापति, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो जो बता रहे हैं बस उसको लिख लो बेटा। बर्फ में कौन सा होगा? तो इसका एग्जाम्पल देखो, बर्फ हो गया, ठोस CO2 हो गया। चलो, अब नहीं आ रहा है तो यहां से लिखो। देखिए, आणविक के एग्जाम्पल, आणविक ठोस एग्जाम्पल है आपका बर्फ, ठोस CO2। आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बेटा अगर उसको बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दोगे मॉलिक्यूल क्लोज हो जाएंगे तो ठोस भी बन जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। सल्फर है,
सल्फर, और सल्फर में भी कौन सा, S8। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, आणविक ठोस के हैं। ग्लूकोज भी है बेटा, ग्लूकोज, ये आणविक ठोस के हैं। आप लोग बस ये याद कर लो, आणविक ठोस के कौन कौन से एग्जाम्पल, बर्फ, ठोस CO2, सल्फर और ग्लूकोज। अब उतना डेप्थ में बता रहे हैं तो फिर भी पकड़ नहीं पा रहे हो। चलो इसके बाद देखो धात्विक सॉलिड। तो धात्विक सॉलिड, धात्विक सॉलिड देखो क्या है, देखो धात्विक में, धात्विक ठोस, देखो बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर नहीं होता धात्विक, धात्विक आबंध। देखो बेटा धातुओं के बीच जो आबंध पाया जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, धात्विक आबंध। ठीक है, और धातुएं ठोस होती हैं तो वो सॉलिड क्या होगा, ठोस होगा। जैसे हमारे पास है Na, Na लिख दिया बेटा, देखो जितना भी धातु है, अगर धातु लिखा है, केमिस्ट्री बोरिंग नहीं लगती नंदिनी? अरे बेटा बड़ा इंटरेस्टेड है केमिस्ट्री, थोड़ा मन से पढ़ो। देखो Na हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, अगर जो धातुएं हैं, अच्छा अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि अगर ये एक अकेला धातु है तो इसके बीच बांड कहां से बन गया, यही चल रहा है ना, समझो इसको मन से। देखो आप लोग देखे होंगे कि जो रॉड वगैरह देखते हैं ना, लोहा आयरन का बना होता है, रॉड जो होता है आयरन का, लोहा, लोहे का रॉड आप ले लो, तो बताओ वो लोहे का जो रॉड होता है वो किससे बना है, आयरन से बना है, आयरन मतलब Fe है। ठीक है, अब आप बताओ क्या वो जो रॉड होगा जो पूरा लोहे का बना है वो छोटे छोटे कण से ही तो बना होगा, किस कण से बना होगा, तो आयरन के बहुत छोटे छोटे कण जो है एक दूसरे से मिले होंगे तो वो क्या बना होगा, लोहे का रॉड बना होगा। ये चीजें क्लियर हैं? अच्छा तो अब समझते हैं इसको थोड़ा बढ़िया तरीके से। देखो यहां से ध्यान दो, जैसे अब हमारे पास हम एक छोटा सा, कोई भी एक छोटा सा, अगर एक कोई भी छोटा सा टुकड़ा ले ले किसी भी ठोस का या किसी का भी, तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से वो बना होता है। तो जैसे सोडियम को लेते हैं तो होता क्या है, देखो बहुत सारा सोडियम, Na, देखो ये सोडियम इस तरह पड़ा हुआ है। अगर हम एक बहुत छोटा सा टुकड़ा, आपको पता है ना कि एक मोल में 6.023 10^23 अणु होते हैं, बहुत सारे अणु होते हैं जो कि आपको दिखाई नहीं देंगे। तो एक छोटा सा टुकड़ा Na का लिया तो उसमें इतने सारे Na के पार्टिकल पड़े हैं। बेटा धातुओं का नेचर क्या होता है, उनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रॉन हटाते हैं, त्यागते हैं। तो बताओ जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, देखो सोडियम है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन इसके कितना है, 281 है। अगर जब ये एक इलेक्ट्रॉन हटाएगा तो बताओ यहां से हटा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन कहां गया, इनके बीच ही तो इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है। देखो ये इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं तो सब पे चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। देखो ये सभी इलेक्ट्रॉन हटा दिए। अब बताओ जब ये इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इन्वायरमेंट में कहीं चले गए, नहीं, इलेक्ट्रॉन भग गए, नहीं। जो ये मेटल जो धातु है ना उन्हीं के बीच इलेक्ट्रॉन जो है वो पड़े रहते हैं। आप लोग देखे हैं ना किसी भी चीज का जैसे वेल्डिंग वगैरह कराई जाती है, ठीक है, या किसी भी चीज को आप जमा देते हो, तो मान लो सोडियम इस तरह पड़ा हुआ है, इसके बीच चारों तरफ जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा,
ठीक उसी तरीके से जिस तरह इनके बीच में हम लोग वेल्डिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ये क्या बन जाता है, क्लाउड बन जाता है। ठीक है, कैसे क्लाउड बन जाता है, तो देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव यानी धन और ऋण मिलके क्या बना लेते हैं, एक स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। समझ में आ रहा है बेटा? तो यहां पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से ये बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, इनको तोड़ना आसान नहीं होता। तो इस सॉलिड को ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है, धात्विक ठोस। कमेंट करके जल्दी से बताओ क्या ये क्लियर हुआ? आप ये काम किसी भी धातु के साथ कर सकते हो, जिंक ले लो, पोटेशियम ले लो, तो उनके बीच जो पार्टिकल, जो बहुत सारे जो सोडियम जिंक पोटेशियम सब पड़ा रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो इलेक्ट्रॉन और उनके बीच बहुत शक्तिशाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये अट्रैक्शन किसके बीच हो रहा है, सिर्फ एक ही धातु के बीच हो रहा है। तो इसी को क्या बोला जाता है, धात्विक ठोस। क्लियर हो गया बेटा? देखो ये कंसेप्ट है ना, बच्चों को बहुत ज्यादा उलझाता है, उनको समझ में नहीं आता कि एक धात्विक में आखिर में है क्या। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आप वही उठा लो जो लोहे का राड वगैरह होता है, तो आयरन से ही बना है, तो आयरन से बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल के बीच जब आकर्षण बल नहीं होगा तो राड इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। देखो राजा पटेल अब ये क्वेश्चन कर रहा है, ये प्लस कहां से आ गया। अरे बेटा जो कोई भी धातु लोगे ना, ठीक है, तो उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को हटाने की। देखो इसका एग्जाम्पल होगा बेटा धात्विक वाला ठोस का एस और डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, एस और डी ब्लॉक के तत्व, तो वही चीज जो एस और डी ब्लॉक के जितने भी मेटल हैं, जो धातुएं एस और डी ब्लॉक के ही होते हैं, जैसे Na हो गया, Cu, Ag, Au, Cr, Ni, Pt, ये सब एग्जाम्पल। अरे बेटा राजा पटेल न्यूट्रल देखो सोडियम अगर इस तरह लिए हो तो ये सोडियम न्यूट्रल ही है ना, लेकिन ये बात हो रही है बेटा कि जब आप एक, जैसे आप बताओ, देखो चलो यहां से हम एक चीज समझा रहे हैं। देखो अगर आप एक छोटा सा, मतलब एक बूंद जल लेते हो H2O, देखो H2O, तो आपको पता है कि एक बूंद H2O में कितने H2O के ऐसे मॉलिक्यूल होंगे, आप काउंट नहीं कर पाओगे, मिलियन ऑफ H2O के मॉलिक्यूल होंगे अगर एक बूंद जो आप पानी लेते हो। तो अब बताओ जब ये H2O और ये H2O, ये H2O है तो ये H2O ही, तो बताओ जब आप पानी लेते हो, जब इनके बीच कोई आकर्षण बल नहीं होगा, एक दूसरे से ये जुड़े नहीं होंगे, तो पानी लेते तो वो पानी एक जगह ठहरता हो तो पूरी चारों तरफ क्या होता, उड़ने लगता। समझ में आया? तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना, किसके बीच, तो ये पूरा H2O के बीच लग रहा है, जो तुम एक छोटा सा H2O देखते हो। ठीक है, अब जब आप हीट वगैरह करते हो, गर्म करते हो, तो यही बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये जब अलग अलग हो जाते हैं तो पानी क्या होने लगता है, बॉयल होने लगता है और वो ऊपर की तरफ भगने लगते हैं। तो हम तो बात कर रहे थे एक सीधा H2O की, लेकिन इस H2O में कितने H2O है, बहुत सारे H2O हैं। समझ में आ रहा है? तो ठीक इसी तरह जैसे आप Na लिए हो, ये सोडियम लिए हो, तो ये न्यूट्रल है सोडियम,
लेकिन सोडियम में ऐसे ही बहुत सारे सोडियम होंगे। रंजना यादव फिर से क्वेश्चन करो बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका, जल्दी से करो। तो इसमें बहुत सारे Na के पार्टिकल हैं जिनके बीच ये आकर्षण बल इस तरह ये वर्क करते हैं। रंजना फिर से कमेंट करो बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका, चलिए जल्दी से कमेंट करो। अभिषेक क्या कमेंट है बेटा, जिसका कमेंट दिखाई दे रहा है तो पूछ ही रहे हैं। ठीक है आगे बढ़ो। अब देखो बेटा, एक काम करेंगे कि कल हम लोग जब धात्विक क्या है बेटा, आयनित और धात्विक में अंतर, आयनिक और धात्विक में अंतर। रंजना देखो बेटा, आयनिक और धात्विक में मेन अंतर ये है, अरे भाई तो सबका क्या होता है ना कि मेल्टिंग पॉइंट वगैरह भी होता है, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं बेटा। जो पेट्रोल वगैरह आप नाम ले रहे हो वो हाइड्रोकार्बन है। पानी क्यों उड़ेगा स्पेस में, अरे जब फोर्स आप देखिए हर जगह का टेम्परेचर मैटर करता है ना। देखो वो तभी हट सकता है बेटा जब उनके बीच किसी भी रीजन से, देखो जैसे मान लो कि यहां हमारे पास ये H2O था, ये H2O था, अब इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे ही इसको कुछ एनर्जी मिली, देखो जब अगर बांड को आप ब्रेक करते हो तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब किसी भी टाइप से अगर सन से एनर्जी मिली, ठीक है, सूरज से भी तो ऊर्जा मिलती है, तो उसको अगर किसी भी टाइप से अगर एनर्जी मिली जिससे कि ये बांड ब्रेक हो सके, तो ये बांड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और वो फ्री हो जाएंगे। चलो हाँ, उसका क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन क्या था कि धात्विक ठोस और आयनिक ठोस में क्या फर्क है। देखो बेटा धात्विक और आयनिक में क्या फर्क है, तो यहां से समझो। देखो आयनिक, रोशनी प्रजापति हाँ बेटा बता रहे हैं, धात्विक और आयनिक में क्या फर्क है। देखो धात्विक ठोस जो होंगे बेटा, या पहले हम आयनिक की बात कर ले, आयनिक में आयन होंगे। देखो एक Na है, दूसरा Cl है, समझ में आ गया, KCl, दो अलग अलग एक धातु होगा एक अधातु होगा। देखो आयन तभी बनेंगे बेटा, आयनिक ठोस के लिए एक धातु और दूसरा क्या हो, अधातु, एक देने वाला हो दूसरा लेने वाला हो, यानी एक धनायन और एक ऋणायन, तब जाके उसको आयनिक बोलेंगे। रोशनी क्लियर हो रहा है बेटा। आयनिक का मतलब क्या, धनायन भी होना चाहिए और ऋणायन। धनायन किसका होगा, धातु का, ऋणायन किसका होगा, अधातु का। तो धातु अधातु दोनों हो। जबकि धात्विक में क्या होना चाहिए बेटा, सिर्फ धातु हो, ये न हो। क्लियर हो गया, कमेंट करके जल्दी से बताओ। अभिषेक Mg क्या होगा, अरे बेटा तो अगर आप Mg सिर्फ ले रहे हो तो मैग्नीशियम धातु है, तो मैग्नीशियम जब आपका धातु है तो धात्विक ठोस होगा। समझ में आ रहा है। अच्छा यही MgCl2 लगा देते तो देखो ये धातु ये अधातु, तो ये कैसा हो जाता, आयनिक हो जाता। अब समझ में आया। रोशनी रिएक्शन, चलो बेटा जब रिएक्शन का टाइम आएगा तो बताया जाएगा। अभिषेक क्लियर हो गया ये क्या है, ठीक है। Mg मैग्नीशियम सिर्फ धातु है तो ये धात्विक हो गया, इसके साथ अधातु जैसे ही लगाओगे तो आयनिक में भग जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आगे हमारा, अब एक चीज और है, कल जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो कल के लिए कुछ एनिमेशन हम बनाए हैं बेटा, ठीक है। जैसे एनिमेशन वीडियो होगा, क्योंकि जब सेल वगैरह आप लोग पढ़ोगे ना, यूनिट सेल, तो थोड़ा सा एनिमेशन होता है तो उससे कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाता है।
तो एनिमेशन रहेगा, एनिमेशन से कल पढ़ाया जाएगा। इसे कि थोड़ा सा स्पीड हम लोग अब बढ़ाएं और इसको तेजी से अब इसको फिनिश करना है। देखो आगे का हमारा टॉपिक है इकाई सेल। इकाई सेल, अभिषेक, अगर दोनों पॉजिटिव हो, क्या ये पॉसिबल है क्या बेटा कि दोनों पॉजिटिव होंगे? कोई एग्जांपल देके बताओ, तुम्हारे नजर में कुछ है क्या? ये दोनों पॉजिटिव रहेगा तो कंपाउंड बनेगा? अभिषेक कमेंट करके बताओ, अगर दो एक जैसे चार्ज रहेंगे तो वो जुड़ पाएंगे कभी? अभिषेक कमेंट करो जल्दी से। अगर एक जैसे दो चार्ज रहेंगे, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव नेगेटिव, तो वो जुड़ ही नहीं पाएंगे बेटा। आकर वहां तो प्रतिकर्षण होने लगेगा ना। दो एक जैसा चार्ज रहा, धन धन रहा, तो वो नजदीक नहीं आएंगे, वो दूर भागेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा अमन कुमार, टाइम हो गया। ठीक है बेटा, टाइम हो गया तो हम लोग यहीं रोकते हैं। कल हम लोग क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे वो विथ एनिमेशन, इकाई सेल पढ़ेंगे। और इकाई सेल को किससे पढ़ेंगे? एनिमेशन के साथ। ठीक है, भरसक प्रयास ये रहेगा कि 2 लेक्चर में आगे 2 दिन क्लास लें तो ये कंप्लीट हो जाए। विशाल गौतम, क्या इम्पॉसिबल है बेटा? चलो ठीक है, आज हम लोग यहीं रोकते हैं बेटा, टाइम हो गया है।